नमस्कार प्रिय दोस्तों। एसआर ग्रुप है पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीड मेन एग्ज़ाम 2023 से राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो सिलेबस दे रखा है उसी के अनुसार टॉपिक जारी हैं। देखते हैं मित्रों, आज कौन सा टॉपिक लिया गया है। यह आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान का द्वितीय लेवल कक्षा 6 से 8 तक के लिए सिलेबस दे रखा है और इसमें भूगोल वाला ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है अपना। इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ पार्ट जारी है अभी। ये देखिए मित्रों, इसमें मित्रों अपने लोक नृत्य यहाँ तक ऊपर वाले जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं आपके इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े हुए। और आज देखने वाले हैं राजस्थान की सांस्कृतिक है या सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, ये टॉपिक है नेक्स्ट आपका। तो इसको देखेंगे, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत। इसमें मित्रों आपके रीति रिवाज, जितने भी रीति रिवाज हैं, वेशभूषा, खान पान और जो भी प्रथाएं हैं पुरानी, वो सभी इसमें आती हैं। सांस्कृतिक परंपरा हो या विरासत की बात करें तो अच्छे से देखेंगे मित्रों। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बिना स्किप करते हुए देखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मित्रों, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें और आप हमारे चैनल से लगातार लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए मित्रों क्या दे रखा है इसमें। सर्वप्रथम देखेंगे रीति रिवाज और परंपराएं। राजसी राज्य राजस्थान की कला और संस्कृति भारतीय जीवन शैली का प्रतिबिंब है। राजसी राज्य यानी राजाओं का राज्य है मित्रों अपना राजस्थान, कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है और भारतीय जो जीवन शैली है उसका प्रतिबिंब है। यानी सब कुछ जो भी कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो सब कुछ देखने को मिलता है राजस्थान में भारतीय शैली का प्रतिबिंब है। राजस्थान के लोग धूमधाम के साथ अपनी परंपराओं का उत्सव मनाते हैं और राजस्थानी परंपराएं, संस्कार और अनुष्ठान हजारों वर्षों से वेदों के युग के हैं। वेदों से चले आ रहे हैं मित्रों, ये हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। जो भी परंपराएं हैं, संस्कार हैं, जीवन के महत्वपूर्ण अवसर, विशेष प्रक्रियाओं और परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं। जीवन के जो भी महत्वपूर्ण अवसर हैं, विशेष प्रक्रियाएं अनेक क्रियाओं के द्वारा और परंपराओं के साथ में मनाए जाते हैं जो इस राज्य में बहुत ही खास हैं। यहाँ उनमें से कुछ प्रस्तुत हैं मित्रों, कुछ को प्रस्तुत किया जा रहा है, वो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें तो मित्रों जन्म। कोई भी वस्तु हो उसका जन्म होता है, चाहे पेड़ पौधों की बात करें या जीव की बात करें। एक बच्चे का जन्म राजस्थान में बड़े अनूठे आनंद से मनाया जाता है। बच्चे के इस दुनिया में आने की खबर सुनने के लिए तांबे की तालियां बजाई जाती हैं, सॉरी थालियां, तांबे की थालियां बजाई जाती हैं मित्रों। अगर बच्चा जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, तो खबर सुनने मात्र के लिए तांबे की थालियां बजाई जाती हैं और परिवार द्वारा एक पंडित को बच्चे को आशीर्वाद देने और उसकी कुंडली पढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? परिवार के द्वारा एक पंडित को बुलाया जाता है बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। और उसकी जो भी कुंडली है, यानी जीवन में किस प्रकार से क्या क्या उसके आने वाला है, किस प्रकार का उसका जीवन रहेगा, उसकी पूरी कुंडली पढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है पंडित को। तांबे की थालियां बजाई जाती हैं, उत्सव मनाया जाता है पूरे आनंद के साथ में। तो ये जन्म है मित्रों। उसके बाद में नामकरण। कुछ दिन बाद नामकरण संस्कार समारोह मनाया जाता है। परिवार की महिलाएं गीत गाती हैं और पंडित पवित्र मंत्र उच्चार से, यानी मंत्रों का उच्चारण करते हुए पंडित बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और उसका एक नाम रखते हैं। नाम इस प्रकार से रखा जाता है मित्रों जो आजीवन उसके साथ में, उस बच्चे के साथ में जिसने जन्म लिया है उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये नामकरण की प्रोसेस है। उसके बाद में महिलाएं इस अवसर पर मित्रों काफ़ी गीत गाती हैं। नेक्स्ट है मुंडन। मुंडन देखिए, एक छोटे बच्चे के पहले बाल पूर्व जन्म के नकारात्मक लक्षण से जुड़े होते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो शुरुआती बाल हैं उसके, वो पूर्व जन्म के जो नकारात्मक लक्षण हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, 1 से 3 वर्ष की उम्र के बीच बच्चे के बाल कटवा दिए जाते हैं और इस आयोजन को मित्रों मुंडन कहा जाता है।
तो इस प्रकार की धारणा है मित्रों, माना जाता है कि ये पूर्व जन्म से जुड़े हुए बाल हैं, नकारात्मक लक्षण को प्रकट करने वाले हैं, इसलिए उन बालों को हटा दिया जाता है। जब तक बच्चे के बाल कटते हैं तब तक वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वेद मंत्रों का उच्चारण। जब तक बच्चे के बाल कटते जाते हैं तब तक वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ये पूरी प्रोसेस है आपकी मुंडन, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में राजस्थान में विवाह, ये थोड़ा थोड़ा आगे डिटेल पूरी देखेंगे मित्रों। राजस्थान में विवाह आयोजन, राजस्थान के विवाह उत्सव शानदार और यादगार होते हैं। सगाई से कई आयोजन शुरू हो जाते हैं और विवाह के बाद तक चलते रहते हैं। विवाह के बाद तक, शुरुआत में सगाई की जाती है, उसके बाद में कई आयोजन शुरू किए जाते हैं। इसमें मित्रों तिलक, सगाई समारोह दूल्हे के घर में आयोजित किया जाता है। इस समारोह में विवाह के दोनों परिवारों की उपस्थिति में दूल्हे को मस्तक पर तिलक या टिक्का लगाया जाता है। सगाई समारोह में दूल्हे के घर में मित्रों, दूल्हे के घर में आयोजित किया जाता है और समारोह में विवाह के दोनों परिवार, वधू पक्ष और वर पक्ष के जो भी लोग हैं वो उपस्थित होते हैं और दूल्हे को मस्तक पर तिलक या टिक्का लगाया जाता है। इस परंपरा से उनके बीच गठबंधन हो जाता है। क्या हो जाता है? गठबंधन, यानी उनका परिवार अच्छे से उनके साथ में जुड़ जाता है, वर पक्ष के साथ में। उपहार जैसे मित्रों कपड़े, फल, मिठाई और कभी कभी दूल्हे को एक तलवार भी दी जाती है। ये औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद भव्य दावत संपन्न की जाती है, यानी जितने भी जो भी परिवार के पड़ोसी हैं, समाज के लोग हैं, उनको दावत स्वरूप फल हैं, मिठाइयाँ हैं, ये दिए जाते हैं। अच्छे से गठबंधन किया जाता है दोनों परिवारों के द्वारा, वधू पक्ष और वर पक्ष के द्वारा। तो ये तिलक की रस्म है, जिसको तिलक या टिक्का बोला जाता है। दूल्हे के मस्तक या माथा बोल सकते हैं, उस पर लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए तोरण। बैंड की धुन पर नाचती गाती बारात साथ लेकर घोड़ी पर चढ़कर दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचते हैं। उसके बाद सबसे पहले भीतर प्रवेश करते समय दूल्हा प्रवेश द्वार पर बंदी एक पुष्प सजावट को 7 बार छूता है। तब दूल्हे को उनकी सास माथे पर दही और सरसों लगाकर बधाई देती है मित्रों। पुष्प सजावट को 7 बार छूता है मित्रों। कहाँ पर? प्रवेश द्वार पर बंदी रहती है पुष्प सजावट और 7 बार उसको छुआ जाता है दूल्हे के द्वारा। फिर दूल्हे की जो सास है वो माथे पर दही लगाती है और सरसों लगाकर उसको बधाई देती है। नाचती गाती बारात साथ लेकर घोड़ी को और दूल्हा दुल्हन के घर में पहुंचता है। इसको बोलते हैं तोरण। सप्तपदी देखिए मित्रों, सप्तपदी। विवाह समारोह में हवन मंडप सजाया जाता है। मंडप सभी जानते हैं, जहाँ पर फेरे वगैरह लिए जाते हैं, वो मंडप होता है। अच्छे से उसको सजाया जाता है, वहीं पर हवन किया जाता है, जहाँ पर दुल्हन और दूल्हा विवाह की शपथ लेते हैं। दोनों ही पवित्र आग के चारों ओर 7 बार चलते हैं। जो पवित्र अग्नि है हवन कुंड में, उसके चारों ओर 7 बार फेरे लेते हैं। दुल्हन को पहले 3 राउंड के लिए दूल्हे के आगे चलना होता है। पहले 3 राउंड में जो दुल्हन होती है वो दूल्हे के आगे रहती है, जबकि दूल्हे को पिछले 4 राउंड के दौरान आगे रहना होता है। तो इस प्रकार से ये 7 फेरे हैं। इन फेरों के दौरान पंडित वेद मंत्रों का उच्चारण करता है और पहले 3 फेरों के समय दुल्हन अपने परिवार का हिस्सा रहती है। 3 फेरों तक मित्रों दुल्हन अपने परिवार का हिस्सा रहती है, लेकिन चौथे फेरे में बताया जाता है कि वह अब किसी अन्य परिवार की हो गई है। तो चौथे फेरे में पराई हो जाती है मित्रों। और दुल्हन की सखियों द्वारा इस पल के भाव को पिरोता गाया जाने वाला गीत बड़ा ही सुंदर क्षण रचता है। तो दुल्हन की जो सखियां हैं आसपास में बैठी रहती हैं, उस समय जब फेरे चलते हैं तो काफ़ी शानदार भावों के साथ में गीतों को प्रकट किया जाता है। तो ये सुंदर क्षण है मित्रों, देखने लायक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मित्रों, इसमें दे रखा है आपका संगीत और नृत्य। प्रत्येक अंचल की अलग शैली के साथ राजस्थान में लोक संगीत और नृत्य की एक विशिष्ट परंपरा है। संगीत का आंतरिक गुण इसकी आस्था है जो भक्ति के साथ में गाया जाता है। ये आंतरिक गुण है मित्रों, आंतरिक गुण इसकी क्या है? आस्था है संगीत की, जो भक्ति के साथ में गाया जाता है। और अधिकांश गीतों में संतों जैसे सूरदास, कबीरदास, मीराबाई और अन्य प्रसिद्ध उपासक की लोकोक्तियाँ शामिल हैं, जिसे वे अक्सर
रात भर समारोह में गाते हैं। तो ये संगीत और नृत्य साथ साथ में जो भी विशिष्ट परंपराएं हैं उनके साथ में चलता रहता है। इनमें सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, इनकी जो वाणियाँ हैं, इनके जो लेख हैं, इनकी जो बातें हैं, उनको प्रकट किया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक देश व जाति की उन्नति व अवनति बहुत कुछ उसके रीति रिवाजों व उसकी जो प्रथाएं हैं उन पर निर्भर करती है। जाति, देश व जाति की उन्नति होगी या अवनति होगी, ये सिर्फ और सिर्फ उसके जो रीति रिवाज हैं, उसकी जो प्रथाएं चलती आ रही हैं उन पर निर्भर करता है मित्रों। रीति रिवाजों से तात्पर्य उन कर्तव्यों और कार्यों से है जिन्हें विशेष अवसरों पर परंपरा की दृष्टि से आवश्यक समझा जाता है। राजस्थान के रीति रिवाजों में राजस्थानी संस्कृति का झांकी देखने को मिलती है। जो भी रीति रिवाज हैं उनकी राजस्थानी संस्कृति की झांकी देखने को मिलती है। सैकड़ों वर्ष पुराने अच्छे व बुरे रीति रिवाज राजस्थान को काफ़ी हद तक राजस्थान ने बनाए रखा है। यानी पुराने जितने भी रीति रिवाज हैं सैकड़ों वर्षों से मित्रों चलते आ रहे हैं, चाहे पुराने अच्छे की बात हो या बुरे हों, लेकिन ये राजस्थान में लगातार चलते आ रहे हैं। और राजस्थान के रीति रिवाज कमोवेश पूरे राज्य में आज भी प्रचलित हैं। ग्रामीण अंचलों में अभी भी रीति रिवाज पारंपरिक उत्साह एवं जोश से मनाए जाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित भौतिक परिस्थितियों ने इन्हें काफ़ी प्रभावित किया है। यानी इनमें कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में वैसे के वैसे जो भी पारंपरिक या पुराने रीति रिवाज हैं वो चलते जा रहे हैं, उसी तरीके से मनाए जा रहे हैं। मुख्यतः राजस्थान के रीति रिवाजों एवं प्रथाओं को तीन रूपों में माना जाता है: जन्म संबंधी रीति रिवाज, वैवाहिक रस्में व रीति रिवाज तथा गमी की रस्में। गमी मित्रों बोलते हैं शोक को। किसको बोलते हैं? शोक को। शोक या दुख कह सकते हैं, शोक है। तो ये जो जन्म संबंधी रीति रिवाज हैं, वैवाहिक रस्में हैं और गमी की रस्में हैं, इन तीन प्रथाओं में रीति रिवाज एवं प्रथाओं को तीन रूपों में बांटा जा सकता है या माना जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें जन्म संबंधी रीति रिवाज कौन कौन से हैं। जन्म संबंधी रीति रिवाज। जन्म संबंधी रीति रिवाजों में मुख्यतः हिंदू विधि विधि से मनाए जाने वाले संस्कार निम्न हैं। जन्म संबंधी रीति रिवाजों में हिंदू विधि से मनाए जाने वाले जो संस्कार हैं वो निम्न हैं। देखिए कौन कौन से संस्कार हैं। सबसे पहले मित्रों गर्भाधान। गर्भाधान किसको बोलते हैं? नव विवाहिता जिसका नया नया विवाह हुआ है वह स्त्री जब पहली बार गर्भवती होती है तो उसे परिवार के लिए शुभ माना जाता है। इस अवसर पर उत्सव का आयोजन किया जाता है मित्रों, तथा स्त्रियां मांगलिक गीत गाती हैं और अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में गर्भवती के शरीर में होने वाले 9 महीनों तक जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं उन पर गीत गाए जाते हैं। आपको पता होगा जब भी कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में पाए जाने वाले हार्मोनों में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है और उसी कारण से 9 महीने में उसके शरीर में अनेकों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसकी अनेकों इच्छाएं रहती हैं, चाहे खाने की बात हो, कभी चटपटा उसको अच्छा लगता है, कभी मीठा उसको अच्छा लगता है, या जो शरीर की सुंदरता है, कई कई स्त्री कुरूप हो जाती हैं और कईयों के चेहरों पर काफ़ी निखार देखने को मिलता है। ये गर्भवती होने के पश्चात की कंडीशन है मित्रों, स्थितियां हैं। और उसके प्रत्येक मास में होने वाली इच्छाओं का बड़ा रोचक वर्णन होता है। किसके माध्यम से? इन गीतों के माध्यम से। 9 महीनों में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये सर्वप्रथम है मित्रों गर्भाधान। नवविवाहिता स्त्री का जब पहली बार गर्भ धारण करती है, और ये किसमें है? आपके जन्म संबंधी रीति रिवाजों में। जन्म संबंधी रीति रिवाजों में पहला गर्भाधान। गर्भाधान के बाद में देखिए आठवां पूजन। आठवां पूजन गर्भवती के गर्भ के जब 7 माह हो जाते हैं, कितने माह? 7 माह, तो 8वें मास में बड़ा उत्सव मनाया जाता है जिसे 8वां पूजन महोत्सव कहा जाता है। और इस अवसर पर प्रतिभोज का भी आयोजन किया जाता है। प्रतिभोज
यानी खाना खिलाया जाता है, तथा देवताओं की मनौती के लिए, मनाने के लिए, देवताओं की मनौती यानी मनाने के लिए इष्ट देवी देवता का मांगलिक पूजन किया जाता है। जो भी अपने इष्ट देवी और देवता है, एक मुख्य देवी या देवता प्रत्येक जाति विशेष का होता है मित्रों, और उसी को बोलते हैं इष्ट देवी या देवता। तो ये 8वां पूजन है मित्रों। याद रखेंगे, गर्भवती के गर्भ के जब 7 माह हो जाते हैं तो 8वें मास में बड़ा उत्सव जो मनाया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, 8वां पूजन। नेक्स्ट देखेंगे जन्म। बहुत ही धीरे धीरे आराम से पढ़ने वाले हैं। बच्चे के जन्म पर जन्म घूंटी, जो जन्म घूंटी है वो परिवार की किसी बड़ी बूढ़ी स्त्री से दिलाते हैं। और यदि शिशु लड़का होता है, शिशु लड़का होता है तो घर की बड़ी औरतें कांसे की थाली बजाती हैं मित्रों। किसकी थाली? कांसे की थाली बजाती हैं घर की बड़ी औरतों के द्वारा। और ब्राह्मण से जन्म का ठीक समय मालूम करके उसके शुभ अशुभ लक्षणों को ज्ञात किया जाता है कि ये शुभ घड़ी में पैदा हुआ है या अशुभ घड़ी में पैदा हुआ है। तो उसके लक्षणों को अच्छे से ब्राह्मण के द्वारा पता किया जाता है। लड़का होने पर उत्सव मनाया जाता है मित्रों, एवं मिठाइयाँ बांटी जाती हैं तथा मांगलिक गीत गाए जाते हैं। पुत्र जन्मोत्सव को अत्यंत हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। और बच्चे होने के बाद भी, बच्चे या बच्चा होने के बाद भी कई दिन तक गीत गाए जाते हैं। तो आजकल तो मित्रों चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और जो मांगलिक गीत हैं लड़की के होने पर भी गाए जाते हैं, मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं, शुभ अशुभ लक्षणों को उसके भी ज्ञात किए जाते हैं। हालांकि कुछ प्रथाएं आज भी चली आ रही हैं, जैसे कांसे की जो थाली बजाते हैं वो लड़की के जन्मोत्सव पर नहीं बजाई जाती है। तो कुछ जो परंपराएं हैं वो वैसी की वैसी चलती आ रही हैं मित्रों। नामकरण की प्रोसेस देखिए उसके बाद में। बच्चे के जन्म के 11वें या 101वें दिन या दूसरे वर्ष के शुरू में जिस दिन हुआ हो नाम रखते हैं। तो ये अलग अलग है मित्रों। कभी कोई है वो 11वें दिन रखता है, कोई 101वें दिन, या कई इस प्रकार से दूसरे वर्ष के शुरू में जिस दिन हुआ है उस दिन नाम रखते हैं। नामकरण संस्कार ज़्यादातर पंडित द्वारा, किसके द्वारा? पंडित द्वारा ही करवाए जाने का रिवाज है। इस अवसर पर बच्चे के प्रति शुभकामनाएं की जाती हैं कि बच्चे का जो आप भावी जीवन है वो सुखमय हो, इस प्रकार की शुभकामनाएं दी जाती हैं। तथा पारिवारिक इष्ट देवी देवताओं का शुभ स्मरण किया जाता है। पारिवारिक इष्ट देवी देवताओं का शुभ स्मरण किया जाता है, उनको याद किया जाता है। इसके बाद में मित्रों आपकी पनघट पूजन, पनघटे पूजन। तो इसको भी जान लेते हैं क्या होता है पनघट पूजन। बच्चे के जन्म के कुछ दिनों पश्चात पनघट पूजन या कुआं पूजन की रस्म मनाई जाती है, जन्म के कुछ दिनों पश्चात। और इस अवसर पर घर परिवार व मोहल्ले की औरतें एकत्रित होकर देवी देवताओं के गीत गाती हुई जच्चा को पनघट की ओर पूजा कराने के लिए कुएं पर ले जाती हैं। जच्चा बोलते हैं मित्रों जो गर्भवती महिला थी या जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसको क्या कहते हैं? जच्चा कहते हैं। तो उसको क्या करते हैं मित्रों, घर परिवार व मोहल्ले की जो औरतें हैं वो एकत्रित होती हैं और एकत्रित होने के बाद में देवी देवताओं के गीत गाती हुई जच्चा को पनघट की ओर पूजा कराने के लिए कुएं पर ले जाती हैं। कहाँ पर? कुएं पर। आजकल तो ट्यूबवेल वगैरह हैं तो उनके पास भी पूजा करवा ली जाती है, या कई इस प्रकार से जो मटका है उसको रख के भी पूजा करवाते हैं। तो जैसे भी सुविधाएं हैं, पुराने समय की बात है मित्रों, ये कुएं पर ले जाया जाता था जहाँ पर जल का पूजन किया जाता है। और इस प्रथा को ही क्या कहते हैं? जलवा पूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवा पूजन। जल का पूजन किया जाता है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, जलवा पूजन हो गई तो अब जड़ोला उतारते हैं। जड़ोला देखिए किस प्रकार से उतारा जाता है, क्यों उतारते हैं, क्या कारण है, सब कुछ देखिए। जब बालक 2 या 3 वर्ष का हो जाता है, 2 या 3 वर्ष का, तो उसके बाल उतरवाए जाते हैं मित्रों। बाल ये उतरा दिए जाते हैं, उसको कहते हैं मुंडन संस्कार। क्या बोलते हैं? मुंडन संस्कार के नाम से जाना जाता है। और इन बालों को परिवार के कुल देव या कुल देवी के स्थान पर बच्चे को ले जाकर उतराए जाने का रिवाज है। राजस्थान के कुछ स्थानों पर इस अवसर पर कर्ण छेदन भी किया जाता है। कर्ण छेदन यानी जो आपका कान है उसमें छेद किए जाते हैं, दोनों कानों में। और कई इस प्रकार की भी मान्यता है मित्रों, मानते हैं लोग पुराने समय के
कि जो कर्ण छेदन है, कान छेदने से जो छेद किया है उसमें से होकर कमाई निकलती है। जो भी आप जीवन भर कमाएंगे, मेहनत करके रुपए पैसे एकत्रित करेंगे, ये धारणाएं हैं मित्रों। ऐसा माना जाता है पुराने समय से कि उस कान में से जो छिद्र है उसमें से धीरे धीरे जो कमाई की गई है वो निकलेगी। अगर छेद नहीं किए गए हैं तो जो भी कमाया गया है वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से मानते हैं, बाकी सत्य है नहीं है ये कोई नहीं जानता है। गोद लेना, देखिए गोद लेना ये भी एक प्रथा है। राजस्थान में गोद लेने की प्रथा भी प्रचलित है। जब किसी दंपति के बच्चा पैदा नहीं होता है तो वह अपने परिवार के किसी लड़के को, किसको, अपने परिवार के किसी लड़के को या रक्त संबंध के निकटतम बालक को अपना लेते हैं। जिसका खून का संबंध है किसी से, उस निकटतम बालक को अपना लेते हैं। या अपने परिवार के किसी के, जैसे दो लड़के हैं तो उनमें से एक को अपना लिया जाता है, जिसे गोद लेने की रस्म से जाना जाता है। वो रजामंदी से होता है मित्रों, दोनों पक्षों के। जिस जिस भी बच्चे के माँ बाप हैं अगर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। गोद लेने का मुख्य उद्देश्य वंश को चलाना होता है। गोद लेने वाले का हक पेट के बेटे के बराबर होता है। जिस प्रकार से पेट से जन्म दिया है बच्चे को, उसी प्रकार का हक उसका हो जाता है गोद लेने के बाद में। और जो मुख्य उद्देश्य रहता है इसका, वो रहता है वंश को आगे बढ़ाना, वंश को चलाना। अब देखिए मित्रों, जन्म संबंधी बातों के बाद में विवाह संबंधी रीति रिवाज कौन कौन से हैं। राजस्थान में विवाह के अवसर पर रीति रिवाजों तथा आडंबरों की धूमधाम रहती है। विवाह के अवसर पर अनेक नेकचार संपन्न किए जाते हैं। ज़्यादातर नेकचार आर्थिक और सामाजिक होते हैं। तो ये वैवाहिक रस्में हैं, वो नीचे लिखी हुई हैं, देखें, देखते हैं इनको कौन कौन सी वैवाहिक रस्में हैं। तो सबसे पहले मित्रों आपकी सगाई करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी सगाई किस प्रकार से की जाएगी पुराने रीति रिवाजों के अनुसार। देखिए, राजस्थान में आदिवासियों जनजातियों को छोड़कर सामान्यतः युवा अवस्था में वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। विवाह किए जाते हैं सभी के युवा अवस्था में। ग्रामीण अंचलों में कम आयु में ही शादी कर डालते हैं। लड़का व लड़की के परिजन किसी भाट, पुरोहित, चारण अथवा और किसी को बीच में रखकर सगाई या मंगनी तय करते हैं। कि कोई न कोई इशारा करता है कि उसके लड़की है, उसके लड़का है, आप देख लीजिए, इस प्रकार से ये उनकी योग्यताएं हैं। तो इस प्रकार से जो लड़का व लड़की के परिजन किसी भाट, पुरोहित, चारण अथवा और किसी को बीच में रखकर, बिचावला जिसको बोलते हैं, वो सगाई करवाने का काम करता है, मंगनी तय करवाने का। इस प्रकार किसी को बीच में रखकर सगाई या मंगनी तय करते हैं। और इस प्रकार किसी लड़की के लिए लड़का रोकने की रस्म को ही सगाई के नाम से जाना जाता है। किसी लड़की के लिए लड़का रोकने की रस्म को क्या कहते हैं, सगाई। जब सगाई तय हो जाती है तो कन्या पक्ष अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़के के घर रुपया व नारियल शगुन के रूप में भेजता है। कन्या पक्ष के द्वारा भेजा जाता है मित्रों। जितनी भी उसकी सामर्थ्य है, उसके पास में है, जिस प्रकार की हैसियत रखते हैं, उसी के अनुसार लड़के के घर रुपया व नारियल ये शगुन के रूप में भेजते हैं मित्रों, अच्छे शगुन के लिए। इसके सगाई के बाद में मित्रों टिक्का देखिए, शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त पर वर का पिता अपने परिजनों, सहजातियों, यानी उसी के समान जो जाति के लोग हैं, सहजातियों, पड़ोसियों को आमंत्रित करता है। और इस अवसर पर वधू पक्ष के लोग किधर जाते हैं, वर के घर जाकर वर को चौकी पर बिठाकर वर तिलक करते हैं तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार नकदी, मिठाइयाँ और वस्त्र आभूषण देते हैं। तो ये है मित्रों आपका टिक्का वाला। इसमें क्या किया जाता है, शुभ मुहूर्त देखते हैं, शुभ घड़ी को देखा जाता है, और वर के पिता हैं वो अपने परिजन हैं, सजाती हैं, पड़ोसी हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। वधू पक्ष के लोग वर के घर में जाकर के जो वर है उसको चौकी पर बैठाया जाता है और तिलक करते हैं, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार नकदी, मिठाइयाँ, वस्त्र और आभूषण प्रदान किए जाते हैं। तो ये टीका है मित्रों। उसके बाद में लगन पत्रिका। वर वधू पक्ष द्वारा तय शुभ मुहूर्त पर कन्या पक्ष की ओर से रंग बिरंगे कागज में पंडित द्वारा लिखवाकर लगन पत्रिका भिजवाई जाती है।
जिसमें विवाह के शुभ मुहूर्त का उल्लेख होता है। शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है मित्रों, और उसमें उल्लेख होता है पूरा, तथा श्रीफल होता है। एवं तदनुसार ही वर पक्ष वाले बारात बनाकर वधू के घर जाने जाते हैं। तो ये आपका इसमें क्या किया जाता है मित्रों, लगन पत्रिका भेजी जाती है। किसके द्वारा? कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष के घर पर भिजवाया जाता है, पंडित के द्वारा लिखवा कर। कौन सा मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है, वो भेजते हैं, और श्रीफल साथ में होता है। उसके बाद में ही मित्रों वर पक्ष वाले बारात लेकर के वधू के घर जाने जाते हैं, उससे पहले नहीं जाते हैं। कुमकुम पत्रिका, विवाह की रस्में हैं, सब देख लो मित्रों, आपके काम आने वाली हैं, जीवन से जुड़ी हुई हैं। विवाह के लगभग एक सप्ताह या कुछ दिन पूर्व वर और कन्या के माता पिता अपने सगे संबंधियों, मित्रों को विवाह के अवसर पर पधारने के लिए केसर और कुमकुम से सुसज्जित निमंत्रण पत्र भेजते हैं, जिसमें वैवाहिक कार्यक्रम का तिथि वार उल्लेख होता है। सर्वप्रथम कुमकुम पत्रिका गणेश जी को न्योता देने हेतु दी जाती है। कुमकुम पत्रिका, कुक्कू पत्री भी बोलते हैं मित्रों, उसको कार्ड बोल देते हैं आजकल तो, वैवाहिक कार्ड। तो वही है मित्रों, विवाह के लगभग एक सप्ताह या कुछ दिन पूर्व तैयार करवा लिए जाते हैं। वर और कन्या के माता पिता अपने सगे संबंधियों को न्योता देने के लिए भेजते हैं, और इसमें वैवाहिक जो कार्यक्रम है, तिथि वार हैं, सबका उल्लेख देखने को मिलता है। सारी जानकारी, कब आना है, कब आपको खाना खाना है, कब कौन सी रस्में निभानी है, सब कुछ जानकारी इसमें होती है। तो ये आपकी कुमकुम पत्रिका। इसके बाद में देखिए बान बैठाना है, अभी तो बान बैठेगा। अब बान बैठना देखिए, लगन पत्र पहुंचने के पश्चात दोनों अपने अपने घरों में वर व वधू को चौकी पर बैठाकर गेहूं का आटा, घी और हल्दी घोलकर इसको बदन में मलते हैं। साफ सफाई करते हैं मित्रों, साफ सफाई करते हैं, वधू और वर की अच्छे से मलते हैं उनको। तो इसको ही बान बैठना देखिए, बान बैठने में जिसको पिट्ठी करना कहते हैं, बदन को अच्छे से साफ किया जाता है मित्रों, इसको पिट्ठी करना कहते हैं। किसकी बनी होती है? गेहूं के आटे, घी और हल्दी को घोलकर एक लेप तैयार किया जाता है। आजकल तो नहीं होते हैं मित्रों, पुराने समय में लोग भैंसे वगैरह, गाय बकरियां इनको चराते थे, सूगले रहते थे मित्रों, गंदे रहते थे, और उनको साफ करने के लिए पिट्ठी, ये उनका कलर अच्छे से साफ किया जाता था। आजकल तो इतनी ज़्यादा लगाते भी नहीं हैं। सुहागिन स्त्रियां मांगलिक गीत गाती हैं। सुहागिन स्त्रियां जो जोड़े में हैं, वो स्त्रियां मांगलिक गीत गाती हुई, और इस शुभ क्रिया को बान बैठना कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? बान बैठना। इस दिन से वर वधू के लाड़ चाव किए जाते हैं। बान बैठने के पश्चात वर या वधू को मेहमान अपनी हैसियत के अनुसार, बान बैठने के पश्चात वर या वधू को मेहमान अपनी हैसियत के अनुसार रुपए देते हैं, जिसे बान देना कहते हैं। भाई बंधु व इष्ट मित्र वर या वधू को अपने घर निमंत्रित कर उत्तम भोजन भी कराते हैं, और वापस बड़े ही ठाट बाट से उनके घरे पहुंचा देते हैं, जिसे बनोरा या बिनोरी कहते हैं। तो बनोरा या बिनोरी खाई होंगी सभी ने। अच्छे श्रेणी के भोजन उनको परोसे जाते हैं, साथ में कुछ रुपए भी दिए जाते हैं, और आराम से उनको वापस अपने घर में पहुंचाया जाता है। तो ये मित्रों बान तो बैठ गया है, देखिए बान बैठना ये बैठा दिया। इसके बाद में देखिए विनायक पूजन करना है। अब बान बैठा दिया तो विनायक पूजन, विवाह के 1 या 2 दिन पूर्व वर के घर गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी का पूजन, और जाकर संबंधियों और पड़ोसियों को भोजन पर आमंत्रित किया जाता है। तो यह भोजन वाला तो चलता ही रहता है मित्रों। साथ साथ में ज्यों ही विवाह कुमकुम पत्री छपा ली जाती है, उसके बाद में तो ये शुरुआत हो ही जाती है मित्रों। ये ध्यान में रखना है आपको, 1 या 2 दिन पूर्व, विवाह के 1 या 2 दिन पूर्व वर के घर पर गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसको बोलते हैं विनायक पूजन। नेक्स्ट देखिए बरी पडला। वर के घर से वधू के घर को कपड़ा, आभूषण आदि तैयार कर ले जाने को बरी, तथा मिष्ठान मेवा आदि ले जाने को पडला कहते हैं। कपड़ा आभूषण ले जाते हैं वर के घर से वधू के घर को, तो उसको तो कहते हैं बरी। उसको क्या कहते हैं? बरी। तथा मिष्ठान मेवा आदि ले जाने को पडला कहते हैं। याद रखेंगे इसको।
यह बरी व पडला विवाह तिथि को बारात के साथ में ले जाता है। बरी में लाए गए वस्त्र आभूषणों का वधु विवाह के समय धारण करती है। तो यह आप सभी ने देखे होंगे, सुनते भी होंगे, विवाह में सभी भाग लेते हैं, इसलिए यह जानकारी आपको होगी शायद, बरी व पडला। आगे देखिए इसमें कांकण डोरडा। कांकण डोरडा ये क्या होता है देखिए, विवाह के 2 दिन पूर्व, विवाह के 2 दिन पूर्व तेल पूजन कर वर के दाहिने हाथ में कांकण डोरा बांधते हैं। तो वर के दाहिने हाथ में यह मूली को बांट कर बनाया जाता है। एक सूखे फल में छेद कर वह मूली में पिरोया जाता है और एक मोरफली और लाख व लोहे के छल्ले मूली में बांध दिए जाते हैं। इस समय एक कांकण डोरा वधू के लिए भी भेजा जाता है, जिसे वधू के हाथ में बांधा जाता है। तो ये कांकण डोरडा बोलते हैं इसको मित्रों। 2 दिन पूर्व होता है, विवाह के 2 दिन पूर्व तेल पूजन करके वर के तो दाहिने हाथ में, और जो वधू के लिए भेजा जाता है उसको वधू अपने हाथ में बांध लेती है या बांधा जाता है। इसके बाद में मित्रों बिंदोरी। विवाह के पहले दिन वर की बिंदोरी निकाली जाती है। बिंदोरी निकाली जाती है, उसे गाजे बाजे के साथ गांव में घुमाया जाता है। वर के साथ मित्र होते हैं, उसके परिचित भी निकासी में सम्मिलित होते हैं और वह मंदिर जाकर देवताओं की पूजा करता है। इसके बाद उसे किसी मित्र या रिश्तेदार के यहाँ ठहरा दिया जाता है। निकासी के बाद में वर वधू को लेकर ही वापस आने पर घरे लौटता है मित्रों। ये बिंदोरी आपकी, और थाल में दीपक सजाकर वर वधू की पूजा की जाती है। ये प्रोसेस है मित्रों बिंदोरी की। विवाह के पहले दिन वर की बिंदोरी निकालते हैं, पूरे गांव में गाजे बाजे के साथ में घुमाया जाता है। परिचित होते हैं, उसके मित्र होते हैं, खूब नाचते गाते और मंदिर में जो देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। मोड बांधना देखिए, मोड बांधना। विवाह के दिन सुहागिन स्त्रियां वर को नहला धुलाकर वस्त्र आदि से सुसज्जित कर कुल देव के समक्ष चौकी पर बैठाकर पूजन कराती हैं तथा वर के सिर पर सुंदर पगड़ी पर मुकुट बांधा जाता है। वर के सिर पर सुंदर पगड़ी पर मुकुट बांधा जाता है। इसी समय वर को उसकी माँ या घर की बड़ी बूढ़ी औरतें अपना दूध भी पिलाती हैं कि तूने मेरा दूध पिया है, अब तू पराये घर जाकर और वहां से वधू को लाकर मुझे भूल मत जाना। ये याद दिलाया जाता है मित्रों उसको, वर को जाते समय जब वह वधू को लाने जाता है तब उसको दूध पिलाया जाता है और कहा जाता है कि वहां से वधू को लाकर मुझे भूल मत जाना तुम, मैंने आपको दूध पिलाया है। तो ये सारी प्रोसेस है मित्रों मोड बांधना। बारात देखिए, बारात पूर्व निर्धारित तिथि को सज धज कर वर पक्ष के लोग बारात बनाकर वधू पक्ष के घर जाते हैं। यानी बारात में उसके रिश्तेदार, मित्र मंडली, परिवार के जितने भी लोग हैं वो एक ग्रुप बनाकर जाते हैं, समूह बनाकर वधू पक्ष के घर जाते हैं और दूल्हा घोड़ी पर सवार होता है। बारात में हाथी, घोड़े, बैंड, रथ, ऊंट आदि जाते हैं और सजे हुए होते हैं, सजे हुए होते हैं। रोशनी व आतिशबाजी का भी आयोजन इसमें देखने को मिलता है। तो ये बारात गाते जाते हाथी, घोड़े, बैंड, रथ, ऊंट सब कुछ साथ में लिए हुए वधू को लाने जाते हैं। सामेला, सामेला देखिए, जब बारात दुल्हन के गांव पहुंचती है तो वर पक्ष की तरफ से नाई या ब्राह्मण आगे जाकर कन्या पक्ष वालों का बारात के आगमन की सूचना देता है। नाई या ब्राह्मण आगे जाकर कन्या पक्ष वालों को कहते हैं कि बारात आ गई है, आगमन की सूचना देते हैं। सूचितकर्ता को, जो भी सूचित करता है, को पुरस्कार स्वरूप कन्या पक्ष की हैसियत के अनुसार नारियल व दक्षिणा देते हैं। उसका अच्छे से टिक्का टमका किया जाता है और उसके बाद में उसको दान या दक्षिणा के रूप में कुछ दिया जाता है, नारियल देते हैं। तत्पश्चात कन्या पक्ष वाले बंधुओं व संबंधियों सहित बारात की आगवानी करते हैं, आगे आते हैं मित्रों वहाँ से वधू पक्ष के लोग, और जहाँ पर मिलते हैं उसे कहते हैं सामेला या ठुकाव कहते हैं, ढुकाव भी बोलते हैं, ढुकाव कहते हैं मित्रों, सामेला या ढुकाव। वहाँ से बरी पडला में से आवश्यक सामान जो बाराती साथ में लाते हैं वधू के घर पहुँचा
देते हैं। बरी पड़ला आपको बताया था, बरी किसे कहते हैं, पड़ला जो खाने पीने का सामान है, तो उसमें से जो आवश्यक मटेरियल है बरी पड़ला में से वो ले जाया जाता है और वधू के घर पहुंचा दिया जाता है, सामेला वाले स्थान या ढुकाव वाले स्थान से। इसके बाद में तोरण, तो तोरण तक पहुंच गए मित्रों। कन्या ग्रह पर, कन्या ग्रह कन्या का घर पर जब वर प्रथम बार पहुंचता है तो घर के दरवाजे पर बंधे तोरण को घोड़ी पर चढ़ा हुआ ही छड़ी तलवार से छूता है। कौन? वर। और तोरण मांगलिक चिन्ह होता है मित्रों। तोरण विवाह के अनिवार्य रस्म में होता है। तो छड़ी से छूते हैं जो भी तोरण लगा हुआ है मेन गेट पर, मुख्य दरवाजे पर, उसको छड़ी से छूने के बाद में उसके नीचे से दूल्हा आगे बढ़ता है। वधू के तेल चढ़ाना, वधू के तेल उपटने लगाने का रिवाज बारात के घर आने पर भी होता है मित्रों। तेल चढ़ाने की रस्म से आधा विवाह मान लिया जाता है। और तेल चढ़ाए जाने के पश्चात यदि मुहूर्त पर वर न पहुंच सके तो ऐसे वक्त में बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है और विवशता की स्थिति में उसका विवाह सब जातीय अन्य युग से करना पड़ता है। तो ये भी रस्म है मित्रों। अगर तेल चढ़ाने की रस्म कर ली गई है तो आधा विवाह उसका पूर्ण मान लिया जाता है। और उसके बाद में अगर वर समय पर नहीं पहुंचता है तो सब जातीय, उसकी जो जाति से जुड़े हुए लोग हैं उनमें से किसी के साथ में उसका विवाह करना पड़ता है। ऐसी रस्म है। यानी उसके बाद में विवाह निश्चित तौर पर किया जाता है तेल चढ़ने के बाद में। राजस्थान में इस अवसर पर प्रचलित कहावत है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसलिए वर के आने के पश्चात ही तेल चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फेरे सप्तसदी। तो फेरों में आ गए मित्रों। देखिए, विवाह में यह प्रथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी व्यवस्था द्वारा दो अनजान युवक युवती आजन्म एक सूत्र में बंधकर जीवन साथी बन जाते हैं। वर अपनी वधू का हाथ अपने हाथ में लेकर अग्नि के समक्ष 7 प्रदक्षिणा कर, यानी चारों ओर 7 फेरे लेता है और जीवन पर्यंत साथ निभाने की प्रतिज्ञा करता है। फेरे पड़ने के बाद वर वधू पति पत्नी का रूप धारण कर गृहस्थ बन जाते हैं, गृहस्थ जीवन अपना शुरू करते हैं फेरे लेने के बाद में। और इधर देखिए, कन्यादान की रस्म भी निभाई जाती है। कन्यादान के 2 रूप हैं मित्रों। विवाह में वर को कन्या देने की रस्म तथा इस अवसर पर कन्या को दिया जाने वाला दान, ये 2 रस्म है। एक तो कन्या वर को दे दी गई, दूसरा कन्या को दिया जाने वाला दान। फेरों की रस्म की समाप्ति पर कन्या के माता पिता वेद मंत्र आदि से कन्या दान कर संकल्प करते हैं और वर कन्या की जिम्मेदारी निभाने का वचन देता है तथा 2-3 घंटे की इस रस्म के साथ विवाह की मुख्य क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। वर है वो कन्या की जिम्मेदारी निभाने का वचन भी देता है मित्रों साथ में। और 2-3 घंटों तक ये रस्में चलती हैं। माता पिता के द्वारा जो अपनी कन्या है उसको दान में दे दिया जाता है वर को, और साथ में कन्या है उसको कुछ दान भी देते हैं। पहरावनी देखिए, इसके बाद में ऐसे ही थोड़े जाने वाले हैं। अभी पहरावनी वाक्य देखिए, विवाह के पश्चात दूसरे दिन बारात विदा की जाती है। विदा में वर सहित प्रत्येक बाराती को यथाशक्ति नगद राशि दी जाती है, जिसे पहरावनी या रंग बरी की रस्म कहा जाता है। आजकल बारात उसी दिन विदा होने लगी है। पहले 2-3 दिन, राजा महाराजाओं के समय की बात की जाए तो मित्रों 2-3 दिन तक वहाँ रहते थे, उसके बाद में जाया करते थे वधू को लेकर। लेकिन आजकल उस समय इतने साधन थे नहीं। आजकल तुरंत प्रभाव से जो ही फेरे संपन्न हुए, पहरावनी ली और उसके बाद में चले जाते थे अपने घर में। इसके बाद में देखिए, कुल देवता की पूजा। कुल देवता की पूजा, वर वधू के विवाह बंधन में बंधकर आने के उपरांत सर्वप्रथम वर पक्ष के कुल देवता की पूजा की जाती है। वर पक्ष के कुल देवता की पूजा तथा बारात के वापस लौटने से हार रोकाई के रस्म भी अदा की जाती है। वर वधू की आरती उतारी जाती है। तत्पश्चात अपनी बहन को दक्षिणा के रूप में कुछ देकर ही घर में प्रवेश
करता है तो इसको बोलते हैं हार रुकाई की रस्म। ऐसे उनको जाने नहीं दिया जाता है अंदर। बहन जो भी अपना मेन गेट है, मुख्य द्वार है, वहाँ पर खड़ी रहती है, आरती उतारती है दोनों की, वर और वधू की। और उसके बाद में जो दक्षिणा है वो देने के बाद में ही उनको घर में प्रवेश करने दिया जाता है। इस अवसर पर मांगलिक गीत गाए जाते हैं मित्रों। कुल देवता की पूजा करने के बाद पति पत्नी के कांकन डोरे खुले जाते हैं। और इन क्रियाओं के बाद कन्या के भाई आदि कन्या को विदा कराकर पुनः बिहरे ले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए गोना। गोना या आना मुकाबला। ये देखिए क्या होता है। यदि वधू वयस्क होती है यानी जवान होती है तो यह रस्म विवाह के अवसर पर ही संपन्न कर दी जाती है। अन्यथा उसके सयानी होने पर यानी समझदार हो जाए, सयानी हो जाए, यह रस्म अदा की जाती है। और इस रस्म के साथ ही पति पत्नी के रूप में उनका सामाजिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। गोना या मुकाबला नहीं है मित्रों, ये मुकलावा बोलते हैं वैसे साधारणतः अपने, तो ध्यान में रखना है इसको। गोना भी कहते हैं, आना भी कहते हैं इसको, और साधारणतः अपने मुकलावा बोलते हैं। तो अगर वधू सियानी नहीं है, समझदार नहीं है, तो ये रस्म विवाह के बाद में तुरंत प्रभाव से अदा नहीं की जाती है। कुछ समय के बाद में उसको विदा करते हैं, तो उसको ही गुनाह या मुकलावा कहते हैं। और सियानी समझदार है तो तुरंत प्रभाव से उसको भेजे दिया जाता है। कोथड़ा देखिए आप, कोथड़ा क्या है ये। पुत्री के प्रथम जापा होने पर, पुत्री के प्रथम जापा होने पर जमाई एवं उनके परिवार वालों को बुलाकर भेंट देना, परिवार वालों को बुलाकर भेंट देना वही कोथला है मित्रों। याद रखेंगे, पुत्री के प्रथम जापा होने पर। तो ये तो खुशी की देखिए कुछ रस्में हो गई। उसके बाद में देखिए गमी या शोक की रस्में, दुख की रस्में देखिए कौन कौन सी हैं। गमी, गमी बोलते हैं शोक को, पहले भी बताया था आपको। इसमें देखिए मित्रों क्या दे रखा है। धार्मिक व सामाजिक परंपराओं के अनुसार गमी की रस्में को भी पूर्ण सम्मान के साथ महत्व दिया जाकर दिवंगत की आत्मा के प्रति निष्ठा प्रकट की जाती है। गमी की मुख्य रस्में निम्न हैं। दिवंगत, ये मित्रों जो चला गया है इस दुनिया से उसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले बैकुंठी। बैकुंठी किसको बोलते हैं? जब कोई मरता है तो उसे या तो साधारण काष्ठ सैया पर, काष्ठ यानी लकड़ी, सैया पर लेटा कर या छत्रीदार सिंह जैसी लकड़ी का ढांचा जिसे बैकुंठी के नाम से जाना जाता है पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ चिराग जलाकर शमशान की भूमि में ले जाते हैं। वहाँ चिता बनाकर अंत्येष्टि क्रिया नारियल, घी व चंदन आदि वस्तुओं को जलाकर करते हैं। अग्नि की आहुति बेटा या नज़दीकी भाई देता है जिसको लोपा कहते हैं, लापा भी बोलते हैं, लापा लगा दिया है लोपा। तो ये मरने के बाद में जो क्रिया है, काष्ठ या सैया पर लिटाकर उसको ले जाया जाता है, बैकुंठी के नाम से उसको जानते हैं। गाजे बाजे के साथ में चिराग जलाकर, साथ में जो मिट्टी का पत्थर है उसमें अग्नि जलाकर ले जाई जाती है शमशान की भूमि में। और अंत्येष्टि क्रिया में मित्रों नारियल, घी व चंदन आदि वस्तुओं को जलाकर करते हैं। अग्नि की जो आहुति है वो बेटा या नज़दीकी भाई देता है जिसको लोपा कहते हैं। ये बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। इसी में देखिए मित्रों बखेर, इसी में है आपकी बखेर। बखेर देखिए किसको बोलते हैं। राजस्थानी प्रथा के अनुसार किसी धनी या संपन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर कोड़ियाँ, पैसे, रुपए आदि कलश के आगे चलने वाले मेहतर व भिखारियों को शमशान तक लुटाए जाते हैं। इसी रस्म को क्या कहते हैं? बखेर करना कहते हैं। बखेर करना, धन को लुटाना, जो भी भिखारी हैं उनको। और ये जो धनी या संपन्न व्यक्ति हैं वो ही करते हैं मित्रों। दंडोत, कहीं कहीं पर बैकुंठी के आगे मर्त व्यक्ति के पोते, अगर पोते हैं उसके, तो वो मित्रों साष्टांग दंडवत करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, उसको बोलते हैं दंडोत। यानी अपने मस्तक को, जो बैकुंठी चल रही है उसके आगे अच्छे से नतमस्तक होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं।
आधेटा देखिए, आधेटा ये कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई है मित्रों। और प्रत्येक को ये घटनाएं जो भी परंपराएं हैं सबको देखनी है। घर से शमशान तक के बीच में चौराहे पर बैकुंठी का दिशा परिवर्तन किया जाता है। घर से शमशान तक के बीच में चौराहे पर, कहाँ पर, चौराहे पर बैकुंठी का जो दिशा परिवर्तन किया जाता है, इस क्रिया को ये आधेटा कहते हैं। बैकुंठी ले जाने वाले व्यक्ति निकटतम संबंधी होते हैं जिन्हें कांदिया कहते हैं। जो भी मर गया है, मृत्यु को प्राप्त हुआ है, बैकुंठी को 4 जने ले जाते हैं, यह आप सभी को पता है। और जो 4 ले जाते हैं मित्रों उनको कांदिया कहते हैं। निकटतम संबंधी होते हैं जो मरने वाला है उसके। इसी समय जौ के आटे से बनाया हुआ पिंड गाय को खिलाया जाता है। जौ के आटे से बनाया जाता है ये पिंड, और ये गाय को खिलाते हैं इसी समय। जो आधे टाइम की प्रोसेस है उसमें इसे पिंड दान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पिंड दान। मर्त व्यक्ति के अर्थी के आगे लोग भजन गाते हैं। श्री राम नाम सत्य है, सत्य बोलना गत्य है, ये बोलते जाते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है मित्रों, ये नाम सत्य है श्री राम का। और जो भी सत्य बोलता है उसकी गति होती है, उसकी क्या होती है? गति होती है, ये अर्थ है इसका। और ये नाम बार बार उच्चारित किया जाता है जो भी लोग लोग उसके साथ में जाते हैं। इसके बाद में देखिए सांतरवाड़ा। सांतरवाड़ा, अंतिम संस्कार होने के बाद अंत्येष्टि में गए व्यक्ति कुएं या तालाब पर स्नान कर व्यक्ति के घर जाते हैं, जहां घर का मुखिया उन लोगों के प्रति आभार प्रदर्शित करता है एवं आगंतुक लोग उसे व उसके परिवार को धैर्य बंधाकर सांत्वना देते हैं। आगंतुक जो आए हुए लोग हैं और उसके परिवार के जो लोग हैं जिसके भी घर में ये मृत्यु हुई है उसको धैर्य बंधाकर सांत्वना देते हैं। जब तक मृतक की अंत्येष्टि क्रिया नहीं हो जाती है तब तक घर व पड़ोस में चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं। इन रस्मों को ही सांतरवाड़ा कहते हैं मित्रों। चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं जब तक अंत्येष्टि क्रिया उसकी पूर्ण नहीं होती है मृतक की। और इन रस्मों को ही सांतरवाड़ा कहते हैं, याद रखेंगे, सांतरवाड़ा। इसके बाद की प्रोसेस है फूल चयन। फूल चयन तो देखिए, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियां जो बिना जली होती हैं, दांत आदि को मृतक के संबंधी शमशान से चुनकर एक कपड़े की थैली में लपेटकर सुरक्षित रखते हैं। इसे फूल चुगना कहते हैं। और उसी दिन उन हड्डियों को परिवार का कोई व्यक्ति सोरंजी, हरिद्वार या पुष्कर आदि तीर्थ या नदी में बहाए जाने के लिए लेकर जाता है। तो इसको कहते हैं फूल चयन या फूल चुगना। जो भी उसके अवशेष बच गए हैं बिना जले, मृतक की हड्डियां हों, दांत हों, तो उनको तीर्थ स्थलों में बहाने के लिए ले जाया जाता है। तिया देखिए अब इसके बाद में तिया। मृत्यु के तीसरे दिन मूंग व चावल आदि पकाकर व घी खांड मिलाकर आस पड़ोस के बच्चों को खिलाया जाता है। इसी दिन उठावने की बैठक अर्थात सांतरवाड़ा भी किया जाता है। शमशान भूमि में घी खांड में मले मूंग चावल को कोटों को खिला लें। परिजन को नंगे भी भेजा जाता है। कोए हैं मित्रों, कोयों को खिलाने के लिए मूंग चावल घी खांड में मले हुए शमशान भूमि में इनको ले जाया जाता है। परिजन को नंगे भेजा जाता है, नंगे पैर। और इसे क्या कहते हैं? तिया की रस्म भी कहते हैं। और ये प्रोसेस मृत्यु के तीसरे दिन होती है मित्रों, याद रखेंगे इसको भी, तिया की रस्म। मौसर देखिए अब इसके बाद में, मौसर छोड़ने वाले नहीं हैं, सभी पढ़ेंगे अच्छे से क्योंकि अपने लिए ज़रूरी भी है, जीवन के लिए ज़रूरी है, साथ में आपकी जो आगामी प्रतियोगिता है उसके लिए भी ज़रूरी है। मौसर, मृतक के 12वें दिन ब्राह्मण से हवन कराकर ग्रह शुद्धि कराई जाती है। 12वें दिन मृतक जिसके भी घर में मृत्यु हुई है ब्राह्मण के द्वारा हवन कराया जाता है, ग्रह शुद्धिकरण के लिए करवाया जाता है मित्रों। इसी दिन या 1 वर्ष पश्चात मृतक की याद में सब जातीय भाई बंधुओं को भोज दिया जाता है, जिसे मोसर या नुक्ता भी कहते हैं। मोसर या नुक्ता भी कहते हैं। भोजन के पश्चात सभी घर वाले मंदिर जाकर देव दर्शन करते हैं।
और आजकल ये मोसर या नुक्ता की जो प्रोसेस है वो बंद हो चुकी है करीब करीब, जिसको खर्च भी बोलते हैं मित्रों। तो ये बंद कर दिया गया है लगभग जगह। पगड़ी मोसर के दिन कि मर्द व्यक्ति के बड़े पुत्र को उसके उत्तराधिकारी के प्रमाण स्वरूप पगड़ी बंधाई जाती है या बंधाई जाती है। मोसर के दिन कि मर्द व्यक्ति के बड़े पुत्र होता है उसको उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाता है, पगड़ी उसको बंधाई जाती है। पहली पगड़ी तो घर की तरफ से बांधी जाती है, फिर भाई बंधुओं रिश्तेदारों की तरफ से बंधाई जाती है। और पगड़ी की रस्म में रिश्तेदार नगद राशि भी देते हैं, नगद राशि भी देते हैं। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज व प्रथाएं और देखिए मित्रों, 16 संस्कार किसको बोलते हैं देखिए। मानव शरीर को स्वस्थ तथा दीर्घायु और मन को शुद्ध और अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक निम्न 16 संस्कार अनिवार्य माने गए। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक यानी उसकी मृत्यु के पश्चात की जो क्रियाएं हैं वहाँ तक की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको 16 संस्कार बोला गया है। और ये अनिवार्य भी हैं मन को शुद्ध करने के लिए, अच्छे संस्कार वाला बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, दीर्घायु के लिए। तो देखते हैं मित्रों ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं। सबसे पहले गर्भाधान। गर्भाधान के पूर्व उचित काल और आवश्यक धार्मिक क्रियाएं। गर्भाधान के पूर्व उचित काल और आवश्यक धार्मिक क्रियाएं ये आपकी गर्भाधान से संबंधित हैं। पुंसवन देखिए किसको बोलते हैं, पुंसवन। गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए, पुत्र का कि पुत्र ही पैदा हो, इसके लिए देवताओं की स्तुति कर यानी उनको याद किया जाता है देवताओं को, और पुत्र प्राप्ति की याचना करना पुंसवन संस्कार कहलाता है। तो याद रखेंगे गर्भ में जो स्थित शिशु है, अब ये पता तो है नहीं किसी को कि पुत्री होगा या पुत्र होगा, लेकिन देवताओं का मनन किया जाता है, उनको याद करते हैं कि पुत्र ही प्राप्त हो, इसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 16 संस्कारों में आपका सीमंतोनयन। सीमंतोनयन ये क्या होता है, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार। जो शुभ शक्तियां हैं उनको लाने के लिए, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार गर्भवती स्त्री को, तो यह है सीमंतोनयन। जात कर्म देखिए, बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार, बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार जात कर्म। इसके बाद में नामकरण। नामकरण मित्रों शिशु का नाम रखने के लिए जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन किया जाने वाला संस्कार है। निष्कर्मण, जन्म के चौथे मास में, जन्म के चौथे मास में बालक को पहली बार घर से निकालकर सूर्य और चंद्र दर्शन कराना, ये है आपका निष्कर्मण। निष्कर्मण जन्म के चौथे मास में सूर्य और चंद्र के दर्शन करवाए जाते हैं बालक को, तो इसको निष्कर्मण कहा जाता है। अन्नप्राशन देखिए नेक्स्ट, अन्नप्राशन जन्म के छठे मास, जन्म के छठे मास में बालक को पहली बार अन्न का आहार देने की क्रिया है, तो इसको बोलते हैं अन्नप्राशन। चूड़ाकर्म या जड़ूला, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार मुंडवाने पर किया जाने वाला संस्कार, इसे जड़ूला उतारना भी कहते हैं, तो इसको चूड़ाकर्म या जड़ूला कहते हैं मित्रों। ये होता है आपका पहले या तीसरे वर्ष में, जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में सिर मुंडवा दिया जाता है, पूरा टकला बना दिया जाता है मित्रों उसको, बालक को। करण वेद देखिए, करण वेद शिशु के तीसरे व 5वें वर्ष में किया जाने वाला संस्कार, जिसमें शिशु के कान बिंधे जाते हैं, 2 छेद किए जाते हैं मित्रों दोनों कानों में, इसको बोलते हैं करण वेद या कान बीनना। विद्या आरंभ, देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठाकर अक्षर ज्ञान कराने हेतु किया जाने वाला संस्कार, यह आपका विद्या आरंभ, यहाँ से विद्या ग्रहण करना वो शुरू कर देता है। उपनयन देखिए, 11वां उपनयन संस्कार है। इस संस्कार द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था। ब्रह्मचार्य आश्रम इसी संस्कार से प्रारंभ होता है। उसके बाद में 12वां वेदारंभ, वेदों को पठन पाठन का अधिकार लेने हेतु
किया गया संस्कार वेदा आरंभ, वेद आरंभ करने से पहले तो ये संस्कार करना जरूरी था मित्रों। वेदों को पठन पाठन का अधिकार लेने हेतु किया गया संस्कार वेदारंभ। नेक्स्ट देखिए, केसाना या गोदान, केसाना या गोदान सामान्यतः 15 वर्ष की आयु में किया जाने वाला संस्कार, जिसमें ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते थे। अब यह संस्कार विलुप्त हो चुका है। ब्रह्मचारी बोलते हैं मित्रों जिसने कभी मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया हो, अपने वीर्य का त्याग नहीं करता हो, वो ब्रह्मचारी की श्रेणी में आता है। तो याद रखेंगे इसको भी। और 14वां संस्कार देखिए, समावर्तन। समावर्तन शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार, शिक्षा की समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार, जिसमें विद्यार्थी अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद ग्रहण करता था। तो इसको बोलते हैं समावर्तन। शिक्षा समाप्ति पर यह किया जाता है। विद्यार्थी अपने आचार्य या जो भी गुरु है उनको गुरु दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद ग्रहण किया करते थे। इसके बाद में 15वां है विवाह संस्कार। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार। जब भी वो विदा ग्रहण करके ज्ञान प्राप्त करके घर आते थे तो उसके बाद में उनका विवाह किया जाता, वही विवाह संस्कार। और 16वां है अंत्येष्टि। यह मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार है। मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार अंत्येष्टि, यानी अंत हो चुका है। इसके बाद में राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं और देखें मित्रों, इसमें काफ़ी बड़ा टॉपिक है बाल विवाह। ये प्रथाएं हैं मित्रों कुछ जुड़ी हुई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध होने की कुरीतियाँ राजस्थानी समाज में इतनी गहरी बैठ गई हैं कि उनके शिकंजे से महिलाओं का निकलना असंभव था। विधवा विवाह आज भी कम संख्या में होते हैं। कई जातियों में तो स्त्रियां पति के मरने पर देवर के साथ शादी कर लेती हैं। बाल विवाह की प्रथा शहरों में कम हो गई है, किंतु ग्रामीण अंचलों में अभी भी प्रचलित है मित्रों। हिंदू मुसलमानों में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में बाल विवाह होते हैं। पर्दा प्रथा के प्रसार के साथ कम हो रही है। प्रमुख कुरीतियाँ निम्न हैं, देखिए कौन कौन सी हैं कुरीतियाँ। ये क्या होती हैं इनको जानते हैं। पर्दा प्रथा, ये सभी को जानकारी है, वैसे तो आप पुस्तकों में से पढ़ते रहते हैं, फिर भी देख लीजिए। पर्दा प्रथा, राजस्थान में पर्दा प्रथा का ज़्यादा प्रचलन है। हिंदुओं में उच्च वर्गों में ज़्यादा है। राजपूतों में पर्दा प्रथा अभी भी प्रचलित है। यह माना जाता है कि भारत में मुस्लिम शासन के पदार्पण के उपरांत ही पर्दे का प्रचलन हुआ। राजस्थान में चूंकि मुस्लिम शासन का अत्यधिक प्रभाव रहा है, अतः इस प्रथा का समावेश होना जरूरी था। स्त्रियां सामान्यतः ससुराल में ही अपने से बड़े स्त्री पुरुषों से पर्दा करते थे, घूंघट वगैरह रखती हैं, उसको ही बोलते हैं मित्रों। तो ये स्त्रियां सामान्यतः ससुराल में अपने जो भी बड़े स्त्री पुरुष हैं उनसे पर्दा किया करती थी। आजकल कम हो रहा है इसका प्रभाव, ना के बराबर। वेदवे प्रथा देखिए, वेदवे प्रथा, पर्दा प्रथा की स्थिति ने पति भक्ति या पति पूजा के रूप में समाज में जिस भयानक परंपरा का प्रतिपादन किया वह था अपने पति की मृत्यु के बाद उम्र भर वेदव्य जीवन व्यतीत करना, यानी विधवा के रूप में जीवन व्यतीत करना उम्र भर पति की मृत्यु के बाद। ऐसी औरत का पति की मृत्यु के बाद सामाजिक महत्व भी कम हो जाता था, सामाजिक महत्व। और विधवा विवाह, किसी विधवा का पुनर्विवाह होता है। विधवा विवाह किसको बोलते हैं? विधवा का पुनर्विवाह, जिसमें पति के मृत्यु के बाद वह किसी अन्य योग्य पुरुष से विधिवत शादी कर उसके साथ जीवन निर्वाह करती है। तो ये मित्रों आपका विधवा प्रथा। और देखिए इसमें, जबकि नाता जाने में यह आवश्यक नहीं कि पुनर्विवाह करने वाली विधवा ही हो। राजस्थान में विधवा को घर में बड़ी अपमानजनक परिस्थितियों में जीवन बिताना पड़ता है। घर में किसी भी जन्म, विवाह आदि शुभ कार्यों पर उसकी उपस्थिति अच्छी नहीं समझी जाती है। उसको गहने पहनने या श्रृंगार करने की मनाही होती है। उसे काले या सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से कष्ट भरा जीवन उसका रहता है। विधवा की बात करें तो वह जीती भी है।
अशुभ मानते हैं उसको, किसी भी अच्छे कार्य में उसको शामिल नहीं किया जाता है। सती प्रथा देखिए, सती प्रथा, राजस्थान में सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में था। किसमें? राजपूत जाति में सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन। सती प्रथा की परंपरा मुस्लिम मुस्लिम आक्रमणों के कारण आरंभ हुई और राजपूत स्त्रियों ने अपनी मर्यादा, पवित्रता, पति प्राणता की रक्षा करने के लिए सती या जोहर करना आरंभ कर दिया, जो राजपूत स्त्रियों के पतिव्रत धर्म का अनिवार्य अंग बन गया। ब्रिटिश शासन के दौरान कानून बनाए जाने से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगने से सती प्रथा समाप्त हुई और राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। बाद में राजा मनमोहन राय के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सरकारी अध्यादेश से इस प्रथा पर रोकें लगाई। तो इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1822 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक हेतु आदेश जारी किए थे। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था मित्रों जिसने सती प्रथा पर रोक हेतु आदेश जारी किए थे। कन्या वध देखिए, इसके बाद में कन्या वध, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में कन्या वध पर कानून प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में कन्या वध पर कानूनी प्रतिबंध। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में सन 1833 में तथा बूंदी राज्य में 1834 में कन्या वध करने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो ये याद रखें, कोटा राज्य में सर्वप्रथम 1833 में और बूंदी राज्य में 1834 में कन्या वध करने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। प्रयास किए थे हाड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं विल्किंसन, उसके प्रयासों के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ये संभव हो पाया। डाकन प्रथा, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के कारण सैकड़ों स्त्रियों का डाकन होने का आरोप लगाकर निर्दयतापूर्वक मार डाला जाता था कि ये डाकन है, यानी कुरूप महिलाएं जो अच्छी नहीं दिखती थी, सुंदर नहीं थी, उनके दांत अलग ही प्रकार के थे, तो उनको मार दिया जाता था मित्रों। 16वीं शताब्दी में राजपूत रियासतों ने कानून बनाकर इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया। ये अज्ञानता का असर था मित्रों। सर्वप्रथम अप्रैल 1853 ईस्वी में मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह के समय में खेरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। सर्वप्रथम की बात की जाए तो अप्रैल 1853 ईस्वी में मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह के समय खेरवाड़ा उदयपुर में, ये स्थान है खेरवाड़ा उदयपुर में पड़ता है, यहाँ पर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया मित्रों। किस प्रथा को? डाकन प्रथा को। और देखिए मित्रों, स्त्री क्रय विक्रय तथा घरेलू दास प्रथा। स्त्री क्रय विक्रय तथा घरेलू दास प्रथा देखिए क्या है। 19वीं शताब्दी तक राजस्थान में स्त्रियों के क्रय विक्रय की कुरीति प्रचलित थी। राजपूत जाति अपनी लड़की के विवाह में गोला गोली दहेज में देते थे, इसलिए गोला गोली की खरीद की जाती थी और साथ ही सामंतगण संपन्न लोग कन्याओं को अपने पास रखेल के रूप में रखने के लिए भी खरीदते थे। पुराने समय की बातें हैं मित्रों। इसी प्रकार राजपूतों में घरेलू दास प्रथा का बहुत प्रचलन था, जो 19वीं सदी के अंत तक जारी रहा। इस प्रकार के घरेलू दासों को गोला, दरोगा, चाकर, चेला, दास आदि नामों से संबोधित किया जाता था, जबकि इनकी स्त्रियों को गोली, डांवरी, बाई आदि नामों से पुकारा जाता था। विलियम बेंटिक ने 1832 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में कोटा व बूंदी में भी 1832 ईस्वी में इस प्रथा पर रोक लगाई गई। तो विलियम बेंटिक ने कुछ अच्छे कार्य किए थे मित्रों, उस समय की बात की जाए तो। दास प्रथा हो, डाकन प्रथा हो,
इन पर रोक लगाई गई इनके द्वारा। तो ये मित्रों एक शानदार टॉपिक राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और विरासत से जुड़ा हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मित्रों, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सकें। फ़ायदा आपका है, करना है नहीं करना है वो आप पर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।